एक ऐसा देश जिसे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेस्तनाबूद कर दिया था, मगर इसके बावजूद न केवल यह देश फिर से खड़ा हुआ बल्कि नई ताकत के साथ इसने खुद को डेवलप करके भी दिखाया। तभी तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड माने जाने वाली चीन से ये कहीं आगे है, जबकि चीन के पास न केवल इससे लैंड ज्यादा है बल्कि लेबर भी बहुत है। मगर इसके बावजूद चीन इस देश से पीछे है। हमें पता है, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं जापान की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो पड़ोसी देश जिनका इतिहास और सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है, आज इतनी अलग अलग विकास की राहों पर क्यों हैं? एक तरफ चीन जो वास्ट एरिया, पॉपुलेशन एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन का सिंबल है, तो दूसरी तरफ छोटा सा देश जापान जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मिसाल बन चुका है। आखिर वो कौन सी वजह है जिन्होंने जापान को चीन से अधिक उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिया है? आखिर क्या है वो रीजन जो जापान को चीन से मोर डेवलप्ड बनाते हैं? और क्यों चीन इतने रिसोर्सेस और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के बावजूद जापान के लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को छूने में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? आइए डिटेल में जानते हैं। वैसे तो जापान के बारे में बहुत सी बातें हैं जिन्हें पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, चाहे फिर वह उनका अनुशासन हो या फिर काम को लेकर डेडिकेशन। तभी तो हर एक देश जापानी सिटीजन का वेलकम अपने देश में करता है और जापान का पासपोर्ट इतना पावरफुल बना हुआ है। मगर सबसे ज्यादा काबिले तारीफ ये है कि आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तबाह होने के बावजूद जापान ने न केवल खुद को संभाला बल्कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भी कामयाबी हासिल की। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन की ग्रोथ भी किसी से छुपी हुई नहीं है, जबकि भारत और चीन ने लगभग एक ही टाइम पर आजादी हासिल की थी। लेकिन जहां चीन आज बहुत आगे पहुंच चुका है, जबकि भारत वहां तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहां चीन के लोग और उनकी इंडस्ट्री काम ना कर रही हो। इनफैक्ट कुछ फील्ड तो ऐसे हैं जहां चीन का ही बोलबाला है। मगर इसके बावजूद चीन को इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में अपनी पकड़ मजबूत करने में ज्यादा समय लग रहा है। जापान की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी, डिसिप्लिन एंड इनोवेशन को अपनाया, और दूसरा देश यानी चीन अपनी द ह्यूज पॉपुलेशन, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था और दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार है, जबकि चीन अपनी विशालता के बावजूद उस शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि जापान की तकनीकी प्रगति, कार्य के प्रति अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके कारण आज जापान चीन से ज्यादा एडवांस है। मगर इसके रीजन को जानने के लिए आपको इतिहास में जानना होगा, क्योंकि वास्तव में यह एक कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड क्वेश्चन है जिसमें हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल पहलुओं को एनालिसिस करना होगा। तो चलो इसे गहराई से समझते हैं। क्योंकि एक और है चाइना जिसकी इकोनॉमी साइज में बिगर है, जबकि जापान क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा जीडीपी, टेक्नोलॉजी, एचडीआई में मोर डेवलप्ड है। अगर इतिहास की बात की जाए तो इन दोनों के विकसित होने में इतिहास की एक अहम भूमिका है। वैसे तो जापान और चीन दोनों का इतिहास हजारों साल पुराना है, मगर इन दोनों की डेवलपमेंट की कहानी अलग अलग है। चीन की बात करें तो एक समय चीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी, मगर 19वीं सदी में कॉलोनियल पावर्स ने इसे ऐसे ही कमजोर कर दिया जैसे भारत को किया था। चीन को कई वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि अफीम युद्ध, ये ब्रिटेन के साथ हुआ था। मगर फिर चीन को आजादी मिली तो आखिरकार फिर 1949 में माओ त्से तुंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली। मगर इसने सोशलिस्ट आइडियाज को अपनाया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए। वहीं अगर बात की जाए जापान की, तो जापान ने भी एंशिएंट टाइम्स में फ्यूडलिज्म का सामना किया था, मगर फिर इसने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसकी बदौलत जापान ने तेजी से औद्योगिकीकरण किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाया। एक्चुअल में जापान की इनिशियल वेस्टर्नाइजेशन पॉलिसी 19वीं सदी में शुरू हुई थी, क्योंकि जापान ने मीजी रेस्टोरेशन के समय ही मॉडर्निटी की ओर कदम बढ़ा लिया था। इस दौर में जापान ने वेस्टर्न कंट्रीज की टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अपना लिया था, जिसकी छाप आज भी जापान में देखने को मिलती है। इस नीति की बात की जाए तो यह पॉलिसी ही जापान को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बनाने में हेल्पफुल साबित हुई। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस एंड द कल्चरल रिवॉल्यूशन ने आजादी के पहले से ही अपने पैर पसार लिए थे। चीन शुरुआत से ही सोवियत यूनियन की राह पर चल पड़ा था। इनफैक्ट आजादी के बाद भी यहाँ कुछ ऐसा ही रहा। चीन में 1949 में माओ जेडोंग के लीडरशिप में कम्युनिस्ट रूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसने चीन को सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अपनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। लेकिन यह रास्ता जापान के रास्ते से बिल्कुल अलग था।
इस रास्ते को अपनाकर चीन ने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया, जिससे उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटिवली स्लो ही रहा। और फिर जब चीन दुनिया के सामने आया तब तक वह काफी बदल चुका था। हालांकि वो कभी भी उतना नहीं बदल पाया जितना जापान बदला था। पता है क्यों? क्योंकि जापान ने शुरुआत से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया था, जबकि चीन ने साम्यवाद को। इस तरह कहा जा सकता है कि इन दोनों के विकास में इनका इतिहास भी बराबर का भागीदार है। माओ के समय में चीन ने हैवी इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर जोर दिया, लेकिन उसकी नीतियों में कई फेलियर्स हुई, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन, और यही रीजन बना चीन के पीछे रहने का। एक्चुअल में इन पॉलिसीज ने चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट पैदा की। हालांकि बाद में 1978 में देंग शियाओपिंग ने चीन के दरवाजे खोले और बाजार आधारित सुधार शुरू किए, लेकिन चीन का विकास जापान से अभी भी पीछे रहा। हालांकि वैसे तो जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही 19वीं सदी में शुरू हो चुका था, मगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसे अमेरिका का सहयोग भी मिला। अमेरिका ने जापान की इकोनॉमी को रीग्रुप्ड करने में मदद की। जापान ने अपने रिसोर्सेज को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड हाई टेक्नोलॉजी में लगाया और वर्ल्ड इकोनॉमी में जगह बनाई। अब अगर इन दोनों के इतना अलग होने की बात की जाए तो उसके लिए और भी कई बड़े कारक जिम्मेदार हैं, और उन्हीं में से एक है इकोनॉमी एंड बिजनेस में कॉन्ट्रडिक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। असल में जापान ने स्टार्टिंग से ही फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई हुई है। शुरुआत से ही जापान ने अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट रखा और अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी दी। यही वजह है कि जापान का उत्पादन ग्लोबल मार्केट में पहुंच गया और वहां की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। जापान जो भी चीज बनाता था उसमें उसकी एक्सपर्टाइज होती थी, जिससे वह दुनिया भर में पसंद की जाती थी, और उसके कारण ही दुनिया भर से डॉलर जापान में आने लगे। और यही कारण था कि जापान ने इतनी चुनौतियां झेलने के बावजूद जल्द ही खुद को फिर से खड़ा किया और दुनिया की 4th बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि आज ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर बात करें चीन की, तो आजादी के बाद से ही चीन ने सेल्फ रिलायंस पॉलिसी अपनाई, यानी पहले खुद और उसके बाद दुनिया। यही वजह थी कि सालों तक चीन दुनिया से कटा रहा। शुरुआती दशकों में चीन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमे रहा। लेकिन 1980 के दशक में डेंग शियाओपिंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चीन ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वार खोले और फिर तेजी से विकास की ओर बढ़ा। तब से अब तक लगातार चीन विकास की ओर बढ़ रहा है और पॉसिबल है कि अगले कुछ दशकों में यह जापान के करीब पहुंच जाए। लेकिन चीन की ह्यूज पॉपुलेशन के कारण यह चैलेंजिंग हो सकता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। इसमें जापान की बात करें तो शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने जापान की तरह टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज हासिल की हो। जापान ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत जल्द ही निवेश करना शुरू कर दिया था। यह हाई क्वालिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और रोबोटिक्स के लिए वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। जापानी कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक और सोनी आज भी ग्लोबल मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। यही वजह है कि जापानीज प्रोडक्ट्स को आज भी क्वालिटी के कारण बाकी कंपनियों पर हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जापान में बने हुए प्रोडक्ट हमेशा ही ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तभी तो ज्यादा प्राइस होने के बावजूद मोस्टली लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं, जबकि चीन के प्रोडक्ट अपेक्षाकृत बेहद सस्ते होते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं होता। वह कब काम करना बंद कर दें ये कोई नहीं जानता। दूसरी ओर चीन की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिलेटिवली हाल ही की है। पता है क्यों? क्योंकि चीन ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन बिगिनिंग से नहीं बल्कि कुछ सालों से। हालांकि अब चीन ने टेक्निकल एरिया में काफी डेवलपमेंट हासिल कर ली है, मगर जापान को इस क्षेत्र में पहले से ही एज थी, क्योंकि उसने टेक्निकल एरिया में पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और अब जापान को लगातार उसका फल मिल रहा है। इसके अलावा एक और कारण जिसके चलते जापान को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जबकि चीन की छवि अभी तक वैसी नहीं बनी है, और वह है पॉपुलर कल्चर और सॉफ्ट पावर। असल में जापान की पॉप संस्कृति जैसे एनिमे, मांगा और वीडियो गेम्स ने इसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सॉफ्ट पावर बना दिया है, जिससे जापान को इंटरनेशनल फोरम पर कल्चरल रूप से भी एक अलग पहचान मिली है, जो चीन के पास कम है, या यूं कहें कि है ही नहीं। क्योंकि आपको तो पता ही है, चीन एक ऐसा देश है जिसका लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ में बॉर्डर विवाद चल रहा है। वैसे अगर आज की बात की जाए तो चीन में कम्युनिस्ट सरकार है। वहाँ की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर्सनल लिबर्टी एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस पर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस कारण नए आइडियाज एंड प्राइवेट बिजनेसेस को इंसेंटिव कम मिलता है। जबकि जापान में लोकतंत्र है, वहाँ की सरकार ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं दी। साथ ही वहाँ के लोग न केवल अनुशासित हैं बल्कि मेहनत को भी बहुत महत्व देते हैं। एक्चुअल में जापान में प्रिंसिपल ऑफ काइजेन है, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और यही सिद्धांत वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है।
तो यह थे वो सारे रीजन जिसकी वजह से आज भी जापान की तरह चीन डेवलप नहीं हो पाया है। वैसे इन दोनों देशों की बात की जाए तो जापान और चीन दोनों ही एशिया के सुपर पावरफुल कंट्री हैं और आज दोनों देशों ने अपने फील्ड में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ किया है। जापान को वेस्टर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने अधिक विकसित राष्ट्र बनाया है। दूसरी ओर चीन भी तेजी से विकसित हो रहा है और कुछ वर्षों में जापान की बराबरी कर सकता है। आज चीन भी जापान की तरह हाई ग्रोथ रेट पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे जापान की तरह विकसित देश बनने में अभी कुछ समय और लगेगा। चीन में शहरों का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में अब भी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है। इसके विपरीत जापान ने सोशल स्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाया है और पॉपुलेशन की एजुकेशन, हेल्थ जैसी रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान दिया है। तो देखा आपने कैसे जापान और चीन का विकास एक हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का नतीजा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में चीन जापान की बराबरी कर पाएगा या नहीं? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।